हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, पहला यूनिट हमने पढ़ाया था। आज हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। यह तिरंगा सीरीज के माध्यम से आपको हम पूरा शिक्षण कौशल करवाने वाले हैं। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। यदि पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण क्या होता है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है, शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है। फिर शिक्षण के प्रकार को पढ़ेंगे हम। फिर हम देखेंगे शिक्षण में कौन कौन से हमारे सिद्धांत हैं। फिर हमारे कुछ उद्देश्य हो जाएंगे शिक्षण के। ये हम शिक्षण के तत्व पढ़ेंगे, ये हम देखने वाले हैं शिक्षण में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लिखा हुआ है शिक्षण का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग शब्द जो हमारा है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। सीखने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। एक हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उन्होंने बताया था शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुभविक और अपूर्ण रहती है। ये किसने कहा था, हमारे जी राधाकृष्णन महोदय ने बताया था। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक, छात्र और विद्यालय का आसपास में संतुलन अनिवार्य है। शिक्षण के संकुचन अर्थ को संबंध में विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। शिक्षण का व्यापक अर्थ में देख लें तो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में जो सीखता है, उन सभी चीज़ों को शिक्षण का व्यापक अर्थ समझता है। वही हमारा क्या आता है, शिक्षण कहलाता है। शिक्षण हम औपचारिक माध्यम से भी लेते हैं और अनौपचारिक माध्यम से लेते हैं। यदि औपचारिक माध्यम की बात करें तो जो शिक्षा हमें स्कूल पाठशाला में सिखाई जाती है, कॉलेजों में बताई जाती है, हमारा कहता है औपचारिक माध्यम हो जाता है। अनौपचारिक माध्यम हो जाता है, हम कहीं से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो अपने बड़ों से लेते हैं या और समाज से जो अच्छे विचारक हैं उनसे शिक्षा जब ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब देख लेते हैं शिक्षा के प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षा के प्रकार में हम देखते हैं शासन के आधार पर शिक्षा हमारा कौन होता है। शासन के आधार पर शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। एक तंत्रात्मक शिक्षा, लोकतंत्रात्मक शिक्षा और हस्तक्षेप शिक्षा कहते हैं। हम देख लें, अब शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से थे, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से और कार्य करने के माध्यम से। ये हमारा हो जाएगा शैक्षिक माध्यम से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसके आधार पर। हम देख लेते हैं शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से थे, वर्णनात्मक शिक्षा, निनादात्मक शिक्षा और उपचारात्मक शिक्षा। ये हमारे थे शिक्षण स्वरूप के आधार पर। शिक्षण व्यवस्था के आधार पर शिक्षण को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निचारिक शिक्षण। ये हमारे हो जाएंगे शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर। अब हम देख लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया। शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया। ज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण और मनोव्यवहारिक शिक्षण कहते हैं। ये हमारा 3 हो जाएगा। हम देख लेते हैं शिक्षण लक्ष्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था। तो लक्ष्य के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से और कार्य करने के माध्यम से। इस प्रकार शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया। अब हम देख लेते हैं शिक्षण की विशेषता क्या होती है। शिक्षण हमें संज्ञानात्मक विकास करता है। शिक्षण से हम प्रभावात्मक विकास होता है। शिक्षण में नियोजित करता है। शिक्षण से दया, सहानुभूति, लगाव ये बढ़ता है। शिक्षण में देख लेते हैं कुछ हमारी समस्याएं आती हैं, वो कौन कौन सी हैं। शिक्षण काल के दौरान एक शिक्षक के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं आ जाती हैं। जैसे हो जाएगा व्यक्तिगत व सामूहिक शिक्षण विधि का समस्या, शिक्षण और जीवन के संबंध में समस्या, और हो जाएगा हमारा सहसंबंध
की समस्या, शिक्षण के माध्यम समस्या, शैक्षणिक एवं औद्योगिक निर्देशन एवं परामर्श की समस्या, कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्या, व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या। ये हमारे हो जाएंगे शिक्षण कौशल में जो समस्याएं होती हैं शिक्षण की, ये हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं शिक्षण कौशल के हमारे जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं। तो लक्ष्य में हम देख लें, शिक्षण किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण का आधार होता है। किसी भी देश की उन्नति उसके सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं जो होती हैं उसके अनुसार शिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। स्पष्ट यह है कि शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होती है। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के लक्ष्य, समाज, व्यक्ति, राष्ट्र की आवश्यकता, ये हमारे हो जाते हैं शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा पर्पज ऑफ टीचिंग। इसमें हम देख लें शिक्षण कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना, बालकों में क्रियाशील और संवेदनशीलता को बढ़ाना, बालकों में क्रियात्मक पहलू का विकास करना, छात्रों का शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करना, छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाना। ये हमारे हो जाएंगे शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, हमने पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ये ब्लूम का जो शिक्षण उद्देश्य थे ये 3 भागों में डिवाइड किया गया था। अब हम देख लेते हैं शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है। छात्रों में होने वाले परिवर्तन जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रण होते हैं उसे शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। ये उद्देश्य वंशानुक्रम प्रकृति के होते हैं। अनुदेशन को देख लें, अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों को उसके उद्देश्य के प्रति जागरूक करती है। अब देख लेते हैं क्या इसकी विशेषताएं हैं। अनुदेशन छात्रों की बुद्धि परखता है। अनुदेशन एक विधि मात्रा है। अनुदेशन का संबंध ज्ञानात्मक उद्देश्य से है। अनुदेशन के द्वारा तत्वों को ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। हम देख लें अब शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है। तो शिक्षण एक व्यापक है जबकि प्रशिक्षण एक विशिष्ट भाग होता है। शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है और प्रशिक्षण का क्षेत्र क्रियात्मक पहलू से संबंधित होता है। इसे हम कह सकते हैं शिक्षण हम व्यापक रूप में करते हैं लेकिन प्रशिक्षण कुछ टाइम के लिए हम अर्जित करते हैं। शिक्षण का शिक्षा में क्या योगदान है तो देख लें, शिक्षण नवीन अधिगम पर बल देता है। शिक्षण से शिक्षा के प्रारूप विकसित होते हैं। शिक्षण के द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। शिक्षण की दशाओं में सुधार करके शैक्षिक अधिकार दिए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन। तब संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से लिया गया है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनियस से हुआ है जिसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन होता है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, भाव, विचार को एक परस्पर आदान प्रदान करता है। इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एक हमारे वैज्ञानिक थे एडलर महोदय थे, उन्होंने बताया था संप्रेषण विचार विनिमय के साथ हुई विचारों की और भावनाओं का आपस में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब हम देख लेते हैं संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं। संप्रेषण को निम्नलिखित तत्वों में डिवाइड किया गया है। संप्रेषण का संबंध, संदेश का स्रोत, संदेश, संप्रेषण का माध्यम, संकेत, एनकोडिंग, डिकोडिंग, पुष्टि पोषण, संदेह ग्रहणकर्ता, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके तत्व हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण हमारा कितने प्रकार का होता है तो पहला हम देख लेते हैं शाब्दिक संप्रेषण देखते हैं। शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग किया जाता है या 2 प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में, इस संप्रेषण में वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और लिखित संप्रेषण में होता है, इस संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है, उसे कहते हैं लिखित संप्रेषण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। तो अशाब्दिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि वाणी, संकेत, वज्र संपर्क या मुख बिंदुओं द्वारा किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं इसे हम भाव, विचारों के इशारे से
संप्रेषण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे हंसने के लिए जो उसे हम लोगो बना देते हैं, हैंड्स करने के लिए हाथ मिला देते हैं, मुख के भाव करने के लिए इमोजी बना देते हैं और संकेत के लिए हम बेल का लगा देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया क्या होती है इसको देख लें। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित किए जाते हैं और विकसित किए जाते हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति संदेश बनाता है, उसे लिखता है, फिर किसी के माध्यम से संदेश को प्रेषित करता है। प्रेषित संदेश जहाँ पहुँचता है वहाँ उसे पढ़कर डिकोड करते हैं और संदेश जिसके द्वारा होता है उसे हम पहुँचा देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह व्यक्ति संदेश प्राप्त करने की सूचना में फीडबैक देता है। इसे क्या कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा संप्रेषण का स्रोत हमारा हो जाएगा इनकोडिंग करना, फिर संदेश के माध्यम भेजना, फिर डिकोडिंग करना, संदेश ग्रहण करना और पुष्टि पोषण करना अर्थात फीडबैक देना। तो ये हमारा हो जाता है संप्रेषण का माध्यम हो जाता है। अब देख लें हम शिक्षण के सिद्धांत देख लें क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। शिक्षण सिद्धांत के प्रकार में उद्देश्य मूलक सिद्धांत देख लेते हैं हम। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या हमारा लक्ष्य होता है, क्या उद्देश्य होता है। शिक्षण के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्य मूलक प्रक्रिया है जिसका भावार्थ है कि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षण उचित शिक्षण नहीं कर सकता। यदि पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व से ही कर लिया जाता है तो शिक्षण बहुत ही सरल, व्यवस्थित, सरल, रोचक और परिणामदायक बनता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य मूलक शिक्षण हो जाएगा। दूसरा हमारा दिया हुआ पूर्व अनुभव सामग्री शिक्षण है, प्रिंसिपल ऑफ प्री एक्सपीरियंस। व्यवहार में शिक्षण की पाठ सामग्री से पूर्व ज्ञान के रूप में इस सिद्धांत का आभास होता है। अर्थात जब अध्येता के पूर्व के ज्ञान तथा वर्तमान में पढ़ाए जा रहे समय ज्ञान तथा पाठ के शर्तों के पूर्व ज्ञान मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्व अनुभव सामग्री शिक्षण कहते हैं। अब हमारा होता है विषमावीकरण सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन। व्यवहारिक शिक्षण के लिए विषय वस्तु की छोटी छोटी विषय इकाइयों से विभाजित करना क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन कहलाता है। अब हम देख लेते हैं अभ्यास का सिद्धांत। शिक्षक को कक्षा के अंदर आवश्यकता अनुसार अपने अध्यापन हेतु पाठ को पुनरावृत्त करने की प्रकृति को क्या कहते हैं, अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। नियोजन के सिद्धांत में देख लें तो इसमें क्या होता है, विषय एवं पाठ के शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना, व्यवहारिक पहलुओं को स्पष्ट करना, पाठ्य पुस्तक की इकाइयों को विभाजित करना, शिक्षण बिंदुओं को तार्किक क्रम में क्रमबद्ध करना, ये हमारा क्या कहलाता है, नियोजन का सिद्धांत कहलाता है। अब हम देख लेते हैं नियोजन के तत्व कौन से हैं जो शिक्षण में प्रभावी करते हैं। सहनशीलता, क्रियता में आशा, सहभागी होने में परिवर्तन, संवादात्मक, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, ये हमारे क्या हो जाएंगे, शिक्षण को मतलब प्रभावी करने वाले नियोजन के तत्व हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार सीखने में बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन करना। शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन है वह प्रक्रिया जो विकास के अनुकूल बनाता है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा एवं पुनर्प्रेरण का सिद्धांत। फिर हो जाएगा रुचि का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों में प्रशिक्षण का सिद्धांत, व्यक्ति विविधता का सिद्धांत। फिर हो जाएगा हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रयोग होने वाली कुछ प्रमुख और सावधानियाँ के बारे में देख लें। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ होनी चाहिए। उचित गुणों और विशेषताओं वाली कक्षा सामग्री को एक ही कक्षा शिक्षण की दृष्टि में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा हमारा है शिक्षक के आत्मविश्वास के साथ सहायक सामग्री तथा प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। शिक्षक के विद्यार्थियों में सहायक सामग्री संबंधित प्रश्न जिज्ञासा को पूरी तरह शांत करना चाहिए।
अब हम देख लेते हैं शिक्षण सामग्री का रख रखाव क्या होता है। शिक्षण सामग्री को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ सीलन व दीमक ना लगे। मतलब जो भी हमारे उपकरण होते हैं टीचिंग में, उसको ऐसी जगह रखें जहाँ हमें नुकसान ना पहुँचे, ना दीमक लगे, ना सीलन लगे, ना कोई छोटे छोटे कीट पतंगे उसको नुकसान ना कर सकें। शिक्षण सामग्री को कीड़ों से बचाने के लिए प्लाइन जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। मतलब दवा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर दिया जाए तो छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं वो मर जाएंगे, जिससे हमारे उपकरण को नुकसान नहीं करेंगे। शिक्षण सामग्री जिस स्थान पर रखा जाए वहाँ उचित सफाई होना चाहिए। अब हम देख लें सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का वह लघु रूप है जिसके द्वारा शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। अब हम देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लें। सूक्ष्म शिक्षण जो हमारा होता है उसका सूक्ष्म पाठ 5 से 10 मिनट तक होना चाहिए। सुधार हेतु पुनर्नियोजित पाठ को पुनः पढ़ाने की अभिलाषा या अवलोकन करना चाहिए। अध्यापक अध्यापक पीपल टीचर 5 से 10 छात्रों की कक्षा में अध्यापन करना चाहिए। मतलब छोटे छोटे खंडों में बांटकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देख लें कैसे इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो पाठ योजना बनाना, अध्यापन करना 5 से 10 मिनट तक, फिर पुष्टि पोषण या फीडबैक देना, फिर विश्लेषण करना, सुधार करना, पुनः अध्यापन करना। ये हमारा हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण के। अब देख लें इसमें कुछ हमारे क्वालिटी कुछ गुण दिए हुए थे। सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित गुणों में से एक गुण हमारा है सूक्ष्म शिक्षण के तत्व शिक्षक व छात्रों अभ्यास की स्थिति में एक साथ कार्य करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण किसी विशिष्ट कार्य की उपलब्ध के लिए प्रशिक्षण देते हुए की ओर केंद्रित करता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा पाठ्य पुस्तक की जटिलता में कमी आती है। सूक्ष्म शिक्षण में शीघ्र पुष्टिबैक या फीडबैक होता है। ये हमारे हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं जो हमारे सुपर टेट में आए हुए प्रश्न हैं या टेट में आए हुए प्रश्न हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में आए हुए हैं। शिक्षण के क्षेत्र में बोलबाला चल रहा है अधिगम के सिद्धांत का। भटनागर ने किस सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया था? तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया था कब? 1963 में। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रियान ने किसने बताया था? 2 बताया था। रियान के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से? तो क्या हो जाएगा? इकोमेट्रिक और एम्पिरिकल, ये 2 हो जाएगा रियान के अनुसार। अब शिक्षण कौशल में और देखने क्या है। तो बी.ओ. स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्या है, सिद्धांत क्या है? शिक्षण व्यवहार के चरों के लिए सकथन, चरों में पारस्परिक संबंध, चरों का शिक्षण व्यवहार में सहसंबंध। शिक्षण के सिद्धांत दिया गया है मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक। ये हमारा सिद्धांत है। चर की बात कर लें, शिक्षण के सिद्धांत के कुछ मुख्य 4 चर हैं, उसको दिया गया है। अब देख लेते हैं सीखने के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के संबंध में कौन सा है? यस आर संबंध कहते हैं। यस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? क्रियाशील अनुबंधन होता है। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसको करता है? थॉर्नडाइक ने किया था। संबंधवाद का सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय थे। प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम किस पर आधारित है? प्रयोग पर आधारित है। सीखने की क्रिया बार बार दोहराना संबंध दृष्ट होता है किसका? प्राणी पर प्रभाव पर डालता है कौन? यस उद्दीपक डालता है। प्राणी किसके फलस्वरूप कार्य करता है? तो आर अनुक्रिया के अनुसार। प्रयास एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत किसके हैं? थॉर्नडाइक महोदय के थे। स्किनर के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किसने किया था? चूहों पर हुआ था। स्किनर का द्वितीय सिद्धांत किस पर किया था? कबूतर पर किया गया था। उत्तेजना का संबंध किससे है? क्रिया प्रसूत से है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बी.एफ. स्किनर महोदय थे। ये हमारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं ये पेपर में आए हुए, इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं पुनर्वरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बी.एफ. स्किनर महोदय थे। क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन
को अन्य नाम से जाना जाता है तो क्या नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना दिया जाता है। कोहलर कहाँ के निवासी थे तो जर्मनी के रहने वाले थे। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था तो बनमानुस पर किया था। कोहलर ने चिंपैंजी को कहाँ बंद किया था तो पिंजरे में बंद कर दिया था। कोहलर ने बनमानुस का नाम क्या रखा था, सुल्तान रखा था। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने यूपी टेट का पेपर दिया होगा, वहाँ आपने पूरा अध्ययन कर लिया है इसका। इस संबंध इस सिद्धांत का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसे कहते हैं, कोहलर को कहते हैं। कोहलर का विचारधारा क्या था, गेस्टेलवादी विचारधारा था। सूक्ष्म का आधार क्या था, कल्पना था। सबलीकरण का सिद्धांत क्या है, हल्का सबलीकरण का सिद्धांत दिया था। जीव का अध्ययन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, टालमैन। संज्ञात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसके प्रतिपादक कौन थे, कुर्ट लेविन थे। थार्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक का अधिकार सिद्धांत था तो हल का था। अनुबंधन की प्रतिक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है, उत्तेजना है। अब देख लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य हमारे क्या हैं। शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर थार्नडाइक व्यक्तित्व वर्गीकरण के आधार पर चिंतन और कल्पना है। समता और समानता किसका नियम है, ये तो सहचर्य का नियम है। शिक्षकों का अध्यापन कार्य करते समय बालकों को क्या पढ़ाना चाहिए, उत्साह में होकर पढ़ाना चाहिए। शिक्षक पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में अधिगम के प्रति क्या बढ़ती है तो जिज्ञासा बढ़ती है। थार्नडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है तो व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। स्पेयरमैन का सिद्धांत किस में आता है, जी कारक सिद्धांत में आता है। फिर हम देख लेते हैं किस व्यवहारवादी की मान्यता है कि व्यवहारों की आती भाषा को प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखा जाता है तो स्किनर महोदय के द्वारा। तो ये हमारे क्या हैं, अब देख लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य में हमारा मानसिक क्षमता का विकास करना, बौद्धिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण और व्यक्तित्व के बारे में नेतृत्व करना। शिक्षण के दो हमारे उद्देश्य होते हैं, मानसिक क्षमता और क्रियात्मक क्षमता के विकास के आधार पर। सूत्रवाद सीखने की विधि का प्रयोग किसने किया था तो इस विधि में त्वरित कर सकते हैं जिसका असर ऊंचा होता है। परिपक्वता से क्या तात्पर्य है तो शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं में वृद्धि तथा उनका पुष्टि होना क्या परिपक्वता कहलाता है। संप्रेषण का क्या अभिप्राय है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है तो वह क्या होता है, संप्रेषण कहलाता है। शिक्षण के उद्देश्य हमारा है कौन कौन से हैं, बौद्धिक उद्देश्य है, शारीरिक उद्देश्य है, व्यक्तित्व का विकास है, समलंबन का विकास है, नैतिक विकास है। ये हमारे हो जाएंगे शिक्षण के सिद्धांत। ये हमारा आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम एक एक वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे जब तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है। आपको मैंने बता ही दिया था हमारा सिलेबस क्या था, सिलेबस एक बार फिर देख लेते हैं। शिक्षण कौशल की विधियाँ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारत के समाज, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के निम्न प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन। तो ये हमारा सिलेबस है। आज हमने दूसरा अध्याय समाप्त कर दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।